BSc पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर 8 घनश्याम नोवाल एसोसिएट प्रोफेसर MLB गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। कल जो क्लास थी उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था। दो सरल आवर्त गतियां अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, अध्यारोपित होती है, तो परिणामी विस्थापन, ये परिणामी सरल आवर्त गति होगी वो कैसे होगी, परिणामी सरल आवर्त गति का जो आयाम होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमने वेव मोशन के बारे में लिया था कि वेव मोशन क्या होता है, तरंग गति क्या होती है। ठीक है, तरंग गति के लिए हमने किया था कि ये मीडियम के कई सारे पार्टिकल्स हैं एक लाइन पर। अगर हम माने वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस पर सारे पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल लाइन में इससे स्टेशनरी है। अभी ये मान के चलिए कोई वेव ट्रेवल नहीं कर रही है। अब अगर हमने कोई डिस्टरबेंस इसमें क्रिएट किया तो वो डिस्टरबेंस इस तरह से हो जाता है, इस तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम पर t=0 पर, और इसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद अगर हम देखें तो ये हो जाता है इस तरह का। ये जो डॉटेड लाइन है इन पर पार्टिकल्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियली जो पार्टिकल यहाँ था थोड़े से टाइम बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो इस डॉटेड लाइन पर आ गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो ऊपर चला गया, ऐसा। तो इन पार्टिकल्स की जो नई पोजीशन है वो ये डॉटेड लाइन जो रेड कलर से शो कर रखा है उस डॉटेड लाइन पर हो गई। इसके और थोड़े से टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल्स हमें इस ग्रीन लाइन पर मिलेंगे। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अब आपको मिलेगा यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल ग्रीन पर चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ। t=0 पर यहाँ है, t=1 सेकंड, t=2 सेकंड पर पार्टिकल यहाँ। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है ये जो एनर्जी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये वाला पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यानी किसी भी माध्यम में अगर तरंग गति कर रही है तो माध्यम के सारे कण सरल आवर्त गति करते हैं, सारे कणों का आयाम समान है। अगर ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो सारे कणों के आयाम के मान समान होंगे, सारे कणों की आवृत्तियां समान होगी। लेकिन एक डिफरेंस रहेगा, क्या कि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग फेज में ऑसिलेट करेगा, अलग अलग कण अलग अलग कला में दोलन करेगा। यानी इसको ऐसा समझो, जब ये वाला कण माध्य अवस्था से गुजर रहा है तब ये वाला कण उसी पर्टिकुलर टाइम पर माध्य अवस्था में नहीं है, ये यहाँ है। ये वाला कण अपनी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन पर है। इसका मतलब अलग अलग कण की कला कोण अलग अलग हो गया। इसका कला कोण अगर 0 माने तो इसका कला कोण π/2 हो गया, इसका कला कोण π हो गया, इसका 3π/2 हो गया, इसका 2π हो गया। अलग अलग कण अलग अलग कला में दोलन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई माध्यम का कण है जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस कण पर अगर एक तरंग आपतित हो रही है वाली, ये कण अगर आती है तो माध्यम का ये वाला कण यूं गति करेगा, सरल आवर्त गति, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में तरंग का, पार्टिकल का मोशन ट्रांसवर्स वेव्स दोनों, तो पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है। इसके बाद दूसरा केस देखना, ये वेव मान लो आ रही है, रेड कलर वाली वेव, और ये वाली वेव नहीं है मान लो, तो माध्यम का केवल इसी कण को देखें, ये वाला कण अब ये यूं दोलन करता हुआ दिखेगा। इस कण के दोलन का आयाम तरंग के आयाम के बराबर होगा, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इसका एम्पलीट्यूड ये होगा और इसके ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी वही होगा जो कि इस वेव का फ्रीक्वेंसी है।
अगर रेड वाली वेव नहीं है, ये ग्रीन वाली वेव है, तो ये पार्टिकल यूं ऑसिलेट कर रहा है, ग्रीन कलर वाला यूं ऑसिलेट कर रहा है, और इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो वही होगा जो कि इस ग्रीन वाली वेव का एम्पलीट्यूड है। इस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी भी वही होगा जो कि इस ग्रीन कलर वाली वेव का फ्रीक्वेंसी है। अब थर्ड केस देखिए, मान लो दोनों वेव आ रही है, फर्स्ट वेव भी आ रही है, सेकंड वेव भी आ रही है, दोनों साइमल्टेनियसली इस पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ग्रीन वाली वेव की वजह से ये यहाँ जाना चाहेगा, रेड कलर की वजह से यहाँ जाना चाहेगा। इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, परिणामी विस्थापन, दोनों अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, परिणामी विस्थापन, दो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। तरंगों की वजह से उस कण का जो विस्थापन होता है उन विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होगा। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर केस के लिए एप्लीकेबल, चाहे दोनों की आवृत्तियां समान हो, अलग अलग हो, दिशा समान हो, आयाम समान हो, अलग अलग हो, कैसे भी कोई दो अलग अलग तरंगे किसी माध्यम के एक कण पर एक साथ अगर आपतित होती है तो उस कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रिजल्टेंट displacement of the particle is equal to vector sum of displacement due to individual waves। ठीक है, अब ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसके चार स्पेशल केसेस अपन करते हैं। पहला, दो वेव्स हमारे पास हैं, दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अलग अलग भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों वेव्स सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें दोनों का वेलोसिटी सेम है, और दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, समान दिशा में गति कर रही है। और अब अगर अध्यारोपण होता है इसको बोलते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। दो तरंगे समान आवृत्ति की, समान वेग से एक ही दिशा में जा रही है, और दोनों का आयाम समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर किसी एक बिंदु पर दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है तो उस कण का जो विस्थापन होगा दोनों सदिश योग के तुल्य होगा, और इस तरह का जो अध्यारोपण होता है उसको हम व्यतिकरण बोलते हैं। सेकंड केस देखो, दो तरंगे हमारे पास है, दोनों तरंग की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, माध्यम सेम है तो दोनों का वेग समान है, लेकिन चूंकि आवृत्तियां अलग अलग हैं तो दोनों के बीच में जो कलांतर है वो समय के साथ परिवर्तित होगा। आवृत्ति अगर समान है तो दोनों के बीच में कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन अगर आवृत्तियां अलग अलग है तो दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो समय के साथ परिवर्तित होगा। तो कभी ये समान कला में मिलेगी, कभी विपरीत कला में मिलेगी, तो विस्पंद बनते हैं, बीट्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है दो तरंगे हमारे पास हो, दोनों की आवृत्तियां समान हो, दोनों का आयाम भी समान हो, दोनों का स्पीड समान हो, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आने दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो जो माध्यम में तरंगे बनेगी वो चलती हुई नहीं दिखेगी, स्टेशनरी दिखेगी। इसको अप्रगामी तरंगे बोलते हैं। स्टेशनरी वेव। नेक्स्ट है, दो तरंगे हमारे पास हो, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है। अभी हम लेते हैं समान आवृत्ति की है, दोनों का आयाम अलग अलग है या एक भी हो सकता है,
स्पीड सेम है क्योंकि मीडियम सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज दोनों के बीच में एंगल जो है वो π/2। तो माध्यम का ये जो कण है जिस पर एक तरंग इधर से आ रही है, एक तरंग इधर से आ रही है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर आ रही है तो ये एक बंद पथ बनाएगी, इसको हम कहते हैं लिसाजू की आकृति, लिसाजूस फिगर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो जनरल टर्म हो गया, जिसमें कोई भी दो तरंगे, तीन तरंगे, पांच तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ आपतित होती है, तो माध्यम के उस कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होगा। ये तो हो गया बहुत जनरल टर्म अध्यारोपण। अब इस अध्यारोपण के विशेष अवस्था कब, जब दो तरंगे हमारे पास हो, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो, दोनों तरंगे के वेग समान हो, दोनों तरंगे एक दिशा में गति कर रही है। अब अगर सुपरपोजिशन होता है तो इसको बोलेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण में भी दो केस अपन देखेंगे। अगर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है तो समपोषी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस। दोनों तरंगे विपरीत दिशा से आ रही तो इसको बोलते हैं विनाशी। कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव विपरीत कला में मिल रही है तो विनाशी व्यतिकरण, समान कला में मिल रही है तो समपोषी व्यतिकरण। दूसरा, दो तरंगे हैं, दोनों तरंगों में आवृत्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है, समान दिशा में अगर आपतित हो रही है तो इनके बीच में कलांतर का मान परिवर्तित होगा। तो कभी ये समान कला में मिलेगी, कभी थोड़ी देर बाद विपरीत कला में मिलेगी। तो रेगुलर इंटरवल बाद मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, अगर साउंड वेव की बात करें तो अधिकतम ध्वनि न्यूनतम ध्वनि हम सुनेंगे, इसको बोलते हैं विस्पंद बन रहे हैं। थर्ड केस, दो तरंगे हमारे पास हैं, दोनों की आवृत्तियां समान हैं, आयाम समान है, वेग समान है, लेकिन विपरीत दिशा से अगर आ रही है, अब अगर अध्यारोपित होती है तो ये अप्रगामी तरंगे बनती है। इसको हम डिटेल और पढ़ेंगे अगले वाले यूनिट में। और लिसा जो आप कहते हैं, दो तरंगे समान आवृत्ति की, आवृत्ति डबल भी हो सकती है, ट्रिपल, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर एक माध्यम पर आपतित हो रही है तो माध्यम का एक कण बजाय सरल आवर्त गति करके क्लोज लूप, इलिप्स, सर्किल वगैरह, पैराबोला, इस तरह शेप बनती है अलग अलग। ये जो शेप है इसको बोलते हैं लिसाजू की आकृति। अब अपन इस यूनिट में केवल व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण को थोड़ा और डिटेल देखिए, व्यतिकरण क्या होता है। एक तरंग यूं आ रही है, दूसरी तरंग दोनों की आवृत्ति समान है, आयाम अलग अलग है, समान कला मिल रही है। जब ये वाली करण ऊपर है तो ये डॉटेड वाली भी ऊपर ही है, तो परिणामी विस्थापन, ये जो कण होगा इसका परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, a1 + a2 यहाँ जाएगा, यानी ये परिणामी तरंग हो जाएगी इस तरह। इसको बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस। इसके बजाय दूसरा केस देखना, एक तरंग ये आ रही है, दूसरी तरंग इसके विपरीत कला में आ रही है, डॉटेड लाइन, दोनों का आयाम हमने अलग अलग मान लिया। तो रिजल्टेंट माध्यम का ये जो कण है, ये वाली तरंग तो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, डॉटेड वाली लानी इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगी, तो परिणामी क्या होगा, दोनों का सदिश योग करो, तो सदिश योग करोगे तो ये a1 - a2, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 - a2, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 + a2। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण।
संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। इसकी मैथमेटिक्स वही है जो हमने पहले की थी, चाहो तो दोबारा कर ली। ये वाला मैथमेटिक्स जो कल हमने किया, एक के कारण विस्थापन x1, दूसरे कारण x2, रिजल्टेंट हो जाएगा x1 प्लस x2, सम करोगे ये रिजल्टेंट परिणाम में आयाम r आ जाएगा, परिणाम में आम का r का वैल्यू हो जाएगा ये वाला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस n/2 cos phi1 minus phi2, phi1 minus phi2 इसके दोनों जो तरंगे इसके बीच में कलांतर। फिर इनकी विशेष अवस्थाएं, क्या क्या विशेष अवस्थाएं, अगर कलांतर का मान 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलेंगे ये समान कला में मिलेगी, तो परिणाम आयाम हो जाएगा a1 प्लस a2। ये परिणाम आयाम होने वाला है ये वाला, ये जो परिणाम आयाम होगा वो a1 प्लस a2। इसके बाद अगर दोनों के बीच में कलांतर का मान पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई का विषम गुणांक अगर है तो परिणाम आयाम का मान हो जाएगा a1 माइनस a2। ये हमने यहाँ बनाया, ये a1 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a1 माइनस a2 परिणाम आयाम। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। और अगर इसकी तीव्रता लिखनी है, तरंग की तीव्रता, intensity of wave is proportional to amplitude square। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने लिखा है r इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi1 minus phi2, ये हमने लिखा। अगर इसको इंटेंसिटी टर्म में लिखें, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो रिजल्ट इंटेंसिटी I is equal to I1 plus I2 to root of I1 I2 cos of phi1 minus phi2। इंटेंसिटी तीव्रता की टर्म में लिखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों इक्वल हो, I1 is equal to I2 is equal to I0 हो मान लो, तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण में I मैक्सिमम इसका वैल्यू हो जाएगा I0 प्लस I0 प्लस 2I0 cos ऑफ फेज डिफरेंस 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 4I0 I मैक्सिमम का वैल्यू। विनाशी हो तो I मिनिमम is equal to I0 plus I0 plus 2I0 cos of phi। विपरीत कला में cos phi माइनस 1, तो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगा 0। तो कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण अगर हो रहा है तो अधिकतम तीव्रता का मान एक तरंग की तीव्रता का 4 गुना हो जाएगा और मिनिमम इंटेंसिटी 0। अब इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, क्विंकेट नदी, ध्वनि तरंगों में जो व्यतिकरण होता है उसका एक एग्जांपल देखना। क्विंकेट ट्यूब क्या, पहले वो देखो, ये पाइप है, ये पाइप यू मोड़ते हुए यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यहाँ पाइप जैसा यू शेप का यहाँ और फिर आगे तक यहाँ तक जा रहा है।
इस तरह, और इसके आगे एक पाइप इससे थोड़ा सा डायमीटर में ज्यादा, वो इस तरह का, और ये जो पाइप है ये और ये पाइप आगे पीछे हो सकता है, यानी ये पाइप है आगे खिसका सकते हैं, पीछे भी खिसका सकते हैं, ये तो फिक्स है, इसको आगे भी खिसका सकते हैं, पीछे भी खिसका सकते हैं। अब इस पाइप में क्या हो रहा है, यहाँ हम ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, और यहाँ एक ऑब्जर्वर हो जाता है जो क्या हो रहा है, यहाँ से साउंड यूं आ रही है, यहाँ से साउंड इधर जाएगी, थोड़ी साउंड इधर जा रही है, यहाँ से मोड़ का इधर आ रही है, यहाँ से मोड़ कर भी इधर आ रही है, फिर यहाँ से मोड़ कर यूं जा रही है तरंगे, यहाँ से मोड़ कर यूं जा रही है, और ये आदमी इसको सुन रहा है। ये जो ध्वनि तरंगे चल रही है, यहाँ से चलकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से चलकर यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरियां अगर समान है तो यहाँ चूंकि दोनों समान कला में है तो यहाँ पहुंचेगी तब भी समान कला में। समान कला में अगर तरंगे पहुंच रही है तो इस आदमी के पास क्योंकि समान कला में पहुंच रही है तो समपोषी व्यतिकरण सुनेगा। समपोषी व्यतिकरण माने अधिकतम ध्वनि ये सुनेगा, मैक्सिमम साउंड ये सुनेगा। अब मान लो हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट में थोड़ा बाहर खींच दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा आ गया। यानी अब इधर से चलने वाली तरंग थोड़ा ज्यादा दूरी तय करके फिर यहाँ आएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी समान नहीं है। इसका जो दोनों तरंगे हैं, दोनों तरंगों के पथ अलग अलग हो गए, पथ की लंबाई अलग अलग हो गई, तो हम बोलेंगे दोनों तरंगों के मध्य पथांतर उत्पन्न हो गया, पाथ डिफरेंस। दोनों का जो पाथ है वो अलग अलग लेंथ का हो गया, ये कम दूरी है, ये थोड़ी ज्यादा दूरी है, पथांतर उत्पन्न हो गया। तो यहाँ जब दोनों मिलेगी तो समान कला में नहीं मिलेगी, इसमें कुछ कुछ कलांतर हो जाएगा। अगर दो तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा हो तो कलांतर 2 पाई होता है। पथांतर एकांक हो तो कलांतर 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, इसको तरंग नियतांक भी बोलते हैं। दोनों में पथांतर का मान अगर x हो तो कलांतर का मान हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। इसको वापस यहाँ समझते हैं। इनिशियली ये जो ब्लू लाइन है वहां पार्टिकल था, तो पथांतर का मान 0, तो कलांतर का मान भी 0, तो समपोषी व्यतिकरण और मैक्सिमम साउंड सुन रहे हैं। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा बाहर खींच दिया। इसको अगर थोड़ा सा बाहर खींचोगे तो कितना बाहर खींचा मैंने, इनिशियली लेवल यहाँ था, अब मैंने डिस्टेंस खींचे यहाँ लैम्डा बाई 4 बार खींच दिया। लैम्डा बाई 4 बार खींच दिया, तो ये डिस्टेंस पहले के मुकाबले कितना ज्यादा बढ़ गई, 2 इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 ये वाला, लैम्डा बाई 4 ये वाला भी। इसमें लैम्डा बाई 2 पथांतर हो गया। पथांतर अगर लैम्डा बाई 2 हो गया तो कलांतर का मान कितना हो गया, पाई हो गया। 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एक्स, यहाँ लैम्डा बाई 2 कर दो, पाई। कलांतर का मान अगर पाई हो गया माने ये विनाशी व्यतिकरण हो गया, यानी जो साउंड होगी वो मिनिमम हो जाएगी। तो इस आदमी को कम ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब ये जो साउंड वेव में जो इंटरफेरेंस है इसको अपन इस क्विंके की जो नली है इससे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ध्वनि तरंगों में अध्यारोपण, क्विंके की नली, और इससे अपन ये पता कर सकते हैं, यानी ये यहाँ अगर हमने स्केल लगा ली
तो मेजर कर सकते हैं कितना खिसकाया हमने। अगर हमने खिसकाया वो पता लग गया, साउंड की इंटेंसिटी हमने मेजर कर ली, तो लैम्डा का आइडिया पर लगा सकते हैं कि इसमें जो ध्वनि तरंगे हैं इसकी लैम्डा का वैल्यू कितना है। लैम्डा आपको पता है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पता है, तो हम साउंड का वेलोसिटी के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज कुल मिला के हुई आपकी यूनिट फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गया। यूनिट फर्स्ट में अपन ने क्या क्या किया, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में दोबारा देखें। सबसे पहले हमने तरंग में दोलन, यूनिट फर्स्ट, स्थितिज ऊर्जा में बात की। स्थितिज ऊर्जा कितने तरह की हो सकती है? स्थितिज ऊर्जा हमेशा किसी न किसी सिस्टम की होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिर ऊर्जा, प्रत्यास्थ बल के कारण स्थिर ऊर्जा, विद्युत बल के कारण स्थिर ऊर्जा, चुंबकीय बल के कारण स्थिर ऊर्जा, उत्प्लवन बल के कारण स्थिर ऊर्जा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर डेल्टा यू। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर हो गया। एफ डॉट डी आर किया गया कार्य, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने टोटल कार्य। और इसी रिलेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, माने स्थितिज ऊर्जा में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर बल के परिमाण के बराबर होगी। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जिस दिशा में स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा वो दिशा बल की दिशा होगी। फिर हमने डिफरेंट पोटेंशियल डायग्राम देखे थे। इस तरह का जो पोटेंशियल डायग्राम होगा जिसमें बीच में स्थितिज ऊर्जा कम होती है, इधर उधर ज्यादा होती है, इसको विभव कूप बोलते हैं। बीच में स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है, इधर उधर कम होती है, इसको विभव प्राचीर बोलते हैं। और जो विभव कूप होता है वहां हमेशा स्थायी साम्यावस्था होती है। ये स्थायी साम्यावस्था, ये अस्थायी साम्यावस्था, स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था। सरल आवर्त गति के लिए हमेशा स्थायी साम्यावस्था होनी चाहिए। इसका मतलब जो सिस्टम हमारे पास हो वो पोटेंशियल वेल होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने मास स्प्रिंग सिस्टम देखा, उसका आवर्तकाल निकाल लिया। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, सरल लोलक के बाद इसके स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ विस्थापन के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, गतिज ऊर्जा का ग्राफ, कुल ऊर्जा का ग्राफ विस्थापन के साथ, फिर सारे ग्राफ समय के सापेक्ष, विस्थापन समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, कण का वेग समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, कण का त्वरण कैसे परिवर्तित हो रहा है। और ये जो रेड कलर से शो कर रखा है वो स्थितिज ऊर्जा समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है, और ये जो ब्लैक लाइन से शो कर रखा है वो गतिज ऊर्जा समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो कुल ऊर्जा समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है। फिर हमने लिखा टॉर्शनल पेंडुलम, द्वितंतु दोलित्र, इसका आवर्तकाल निकाला हमने। फिर हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर, इसका आवर्तकाल निकाल दिया। फिर एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और टिल्ट कर दिया, तो आवर्तकाल निकाल दिया। कंपाउंड पेंडुलम, पिंड लोलक क्या होता है, पिंड लोलक में टॉर्क वगैरह निकाला हमने, इसका आवर्तकाल निकाल लिया। आवर्तकाल का मान सेंटर से डिस्टेंस साथ कैसे डिपेंड करता है वो निकाल लिया हमने। फिर हमने इनके व्यतिकरण कैसा होता है, सुपरपोजिशन, दो सरल आवर्तगतियां, उनका अध्यारोपण होता है। परिणाम में आयाम कैसा होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। परिणाम का मान इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो कलांतर का मान है वो कितना कितना है। तो अलग अलग कलांतर के लिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अगर ऐसा कलांतर है तो ये संपोषी व्यतिकरण हो गया। और पाई, 3 पाई, 5 पाई अगर है तो इसको हम विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत तरंगों के लिए। फिर अध्यारोपण की 4 विशेष अवस्थाएं, व्यतिकरण, विस्पन, अप्रगामी तरंगे, लिसाजुका करते हैं। फिर व्यतिकरण का एक एग्जांपल, ट्विंकल की नली एक एग्जांपल हो गया।
जिसमें अपन व्यतिकरण को स्टडी कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों में जो व्यतिकरण है उसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। ठीक है, लगातार पढ़ते रहो। कोरोना है तो बाहर नहीं निकलना है, आपको घर में ही रहना है और लगातार पढ़ते जाओ। नोट्स आपके पास हैं, बुक आपके पास है, ये आपके पास वीडियो आपके पास है, आप लगातार देखते रहो और ट्यून रहिए, खुश रहिए। ओके।